कभी सोचा है कोई भी देश अपनी तरक्की को, अपनी प्रोग्रेस को नापता कैसे है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या इकोनॉमी के आंकड़ों से होता है, या फिर कहानी कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरी, जो उसके लोगों के हौसले और कुछ नया शुरू करने की हिम्मत में छिपी होती है? असल में किसी भी देश की तरक्की का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है ना, वो पल होते हैं जब वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जो पहले कभी नहीं हुआ। यही वो मील के पत्थर हैं जो न सिर्फ इतिहास बनाते हैं बल्कि आने वाले कल की एक नई तस्वीर भी पेश करते हैं। जवाब है अपने पहले और जबरदस्त कदमों से। तो आज हम भारत की कुछ ऐसी ही रोमांचक पहली उपलब्धियों के सफर पर निकलने वाले हैं, जो एक नए, साहसी और बदलते हुए भारत की कहानी बयां कर रही हैं। तो चलिए अपनी इस सफर को शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, और वो है टेक्नोलॉजी की छलांग। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भारत एक तरफ अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों को संभाले हुए है और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी को गले लगा रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 4,500 साल। हाल ही में जैसलमेर में हड़प्पा सभ्यता के इतने पुराने अवशेष मिले हैं। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल खोज नहीं है, ये हमें हमारी जड़ों की गहराई की याद दिलाता है कि हम कितने पुराने हैं। और देखिए, इसी ऐतिहासिक गहराई के साथ भारत भविष्य में एक जबरदस्त छलांग भी लगा रहा है। अहमदाबाद में देश का पहला AI+ कैंपस बन रहा है। सोचिए, एक तरफ 4,500 साल पुराना इतिहास और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य। यही तो भारत की असली ताकत है। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े शहरों का खेल नहीं रह गई है। सिक्किम में देश का पहला डिजिटल सेवी गांव बन गया है। मतलब बेहतर पढ़ाई लिखाई, हेल्थ केयर और पूरी दुनिया से कनेक्शन, सीधे लोगों के दरवाजे तक। वहीं महाराष्ट्र में AI से चलने वाली आंगनवाड़ी बच्चों की सेहत और उनके न्यूट्रिशन पर नजर रख रही है। टेक्नोलॉजी अब सचमुच देश की जड़ों तक पहुंच रही है। एनर्जी के मामले में भी भारत एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहा है। चेन्नई में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का टेस्ट हुआ। मतलब जीरो पोल्यूशन वाले सफर का सपना अब सच हो रहा है। दिल्ली की असेंबली तो अब पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चल रही है, और वाराणसी ने तो कमाल ही कर दिया, रेलवे ट्रैक को ही सोलर पावर प्लांट बना दिया। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं है, ये एक साफ सुथरे ग्रीन फ्यूचर बनाने का पक्का इरादा है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी सेक्टर्स को ताकत दे रही है। असम में पहला एग्रीटेक पार्क किसानों की मेहनत को आसान और उनकी फसल को बेहतर बना रहा है। तो वहीं IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर असम राइफल्स ड्रोन टेक्नोलॉजी से देश की सुरक्षा को और मजबूत कर रही हैं। मतलब खेत से लेकर सरहद तक टेक्नोलॉजी एक नया चैप्टर लिख रही है। लेकिन देखिए, तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होती, ये उन सुधारों से भी होती है जो हमारे समाज की नींव को मजबूत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नेंस और सोसाइटी में कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त पहल है, नारी अदालत। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई ये अदालत सिर्फ महिलाओं के लिए है, जहां वो बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपनी बात रख सकती हैं। ये महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और न्याय पाने के लिए एक सेफ स्पेस देने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम है। सोशल रिफॉर्म की दिशा में एक और बड़ा कदम। कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। ये एक सदियों पुरानी शोषण करने वाली प्रथा थी, जहां मासूम बच्चियों की जिंदगी धर्म की आड़ में बर्बाद कर दी जाती थी। इस कानून का प्रस्ताव उस अंधेरे को मिटाने और हर लड़की को सम्मान की जिंदगी देने का वादा है। एडमिनिस्ट्रेशन और कानून के मोर्चे पर भी बदलाव की एक लहर है। उत्तराखंड ने अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला किया है। पंजाब में अनुसूचित जाति आयोग के लिए एक स्पेशल कोर्टरूम शुरू हुआ है ताकि न्याय तेजी से मिले, और राजस्थान विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी बिल पास किया है। ये सभी कदम देश के सामाजिक और कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव ला रहे हैं। और जब समाज की बात होती है तो सेफ्टी सबसे पहले आती है। गोवा पुलिस की साइबर क्राइम हेल्पलाइन का 100% रिस्पॉन्स रेट है। मतलब हर कॉल का जवाब दिया जाता है। मुंबई का अंधेरी पुलिस स्टेशन देश का पहला ISO सर्टिफाइड स्टेशन बन गया है, जो कि हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का सिंबल है। और NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि लोगों के भरोसे का सबूत है। आखिर एक देश क्या है अपने लोगों के बिना? कुछ भी नहीं। इस सेक्शन में हम उन चेहरों और जगहों पर नजर डालेंगे जो भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, जो बदलाव की एक मिसाल बन रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं।
प्राजक्ता कोली, जो टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी। प्रोफेसर उषा काजलिंगम, जो झारखंड की पहली महिला वाइस चांसलर बनी, एजुकेशन में महिलाओं की लीडरशिप का प्रतीक। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने ओडिशा विधानसभा को पहली बार संबोधित करके इतिहास रच दिया। ये उपलब्धियां सिर्फ इनकी नहीं बल्कि पूरे देश की हैं। हमारे शहर भी इस बदलाव की दौड़ में पीछे नहीं है। वाराणसी, जहां अब ट्रैफिक जाम से बचने के लिए हवा में रोपवे चलेंगे। चंडीगढ़, जो देश का पहला डस्ट फ्री शहर बन गया है, मतलब साफ हवा और बेहतर जिंदगी। उत्तराखंड में सीनियर सिटीजन के लिए ई स्मार्ट टॉयलेट्स बने हैं और उत्तर प्रदेश नो हेलमेट नो फ्यूल जैसे कैंपेन से सड़कों को सुरक्षित बना रहा है। हर शहर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही भारत की असली ताकत है। केरल अपने टूरिज्म के लिए दुनिया भर में वाहवाही बटोर रहा है, तो मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर टूरिज्म से नए रास्ते खोल रहा है। SBI जैसा बैंक 100 ट्रिलियन के बिजनेस का एक बहुत बड़ा आंकड़ा पार कर रहा है। हर सेक्टर, हर राज्य देश की तरक्की की कहानी में एक नया और सुनहरा पन्ना जोड़ रहा है। तो इन सभी पहले कदमों को देखने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सभी उपलब्धियों का असल मतलब क्या है? किसी पहले कदम के बाद होता क्या है? हर पहला कदम एक मंजिल नहीं है, बल्कि एक नई दौड़ की स्टार्टिंग लाइन है। ये दिखाता है कि क्या-क्या हासिल किया जा सकता है, और ये आने वाली पीढ़ियों को इससे भी आगे जाने के लिए इंस्पायर करता है। तो ये जितने भी मील के पत्थर हैं, ये सब मिलकर आज के भारत की एक तस्वीर तो बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, असली सवाल तो ये है कि ये आज की जीत, ये आज की उपलब्धियां आने वाले कल के लिए क्या प्रेरणा बनेंगी? क्या लगता है, भारत का अगला बड़ा पहला कदम किस फील्ड में होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे। साल 2025, ये वो साल है जो हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रहा है। तो आज हम बात करेंगे उन बड़े बड़े मोमेंट्स की, उन ग्राउंड ब्रेकिंग फर्स्ट्स की जो इस साल की पहचान बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2025 में जो ये सब पहली बार हो रहा है, क्या ये सिर्फ हेडलाइंस हैं? नहीं, ये तो आने वाले कल के इशारे हैं। तो आखिर ये माइलस्टोन्स हमें फ्यूचर के बारे में क्या बता रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सिंगापुर, एक ऐसा देश जो इस साल एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों ही मामलों में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। और फिर जाहिर है भारत, जिसने ग्रीन एनर्जी से लेकर समंदर की गहराइयों को नापने तक कमाल की तरक्की की है। और हाँ, चीन को कैसे भूल सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट में बड़े बड़े कदम उठा रहा है। सच कहें तो इन्हीं देशों ने मिलकर 2025 की पूरी कहानी लिखी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे बदलते ग्रह की। आखिर दुनिया भर के देश एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन सी नई पॉलिसीज और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं? ये देखना ना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग देश एनवायरमेंट को बचाने में लीड कर रहे हैं। जैसे कि सिंगापुर, जो हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लगाने वाला पहला देश बन गया, और दूसरी तरफ है जर्मनी, जिसने दुनिया का पहला क्लाइमेट क्लब शुरू किया। और अब बात भारत की। यहाँ एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 20%। जी हाँ, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का अपना टारगेट पूरा कर लिया है। ये क्लीन एनवायरनमेंट और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक जबरदस्त कदम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत तो रुका ही नहीं। 2025 में ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी शुरू हुआ, और साथ ही साउथ एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी पटरी पर उतर गई। मतलब ग्लोबल ग्रीन एफर्ट्स में भारत का रोल अब और भी बड़ा हो गया है। अच्छा, प्लैनेट से अब हटकर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। AI से लेकर गहरे समंदर की खोज तक देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कौन सी नई हदें पार कर रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? लेकिन चीनी साइंटिस्ट ने सच में CO2 को खाने में बदलने का तरीका खोज निकाला है। प्रोसेस सुनने में तो सिंपल है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, फिर उसे साइंटिफिकली कन्वर्ट करते हैं, और बस बन गया खाने लायक प्रोटीन। ये तो सचमुच किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है। उधर चीन हवा से खाना बना रहा है, तो इधर भारत समंदर की गहराइयों में उतर रहा है। पता है कैसे? दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर लैबोरेटरी बनाकर भारत अब साइंस के एक बिल्कुल नए फ्रंटियर पर पहुंच रहा है। और अब बात गवर्नेंस की। नॉर्वे ने स्मार्ट वोट लॉन्च किया है। ये क्या है? ये है दुनिया का पहला AI बेस्ड वोटिंग सिस्टम। सोचिए,
ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है जो सिर्फ चुनावों को एफिशिएंट ही नहीं बनाएगा बल्कि फ्यूचर में डेमोक्रेसी के काम करने का तरीका ही बदल सकता है। चलिए अब जरा ग्लोबल इकोनॉमी का हाल देखते हैं। 2025 में फाइनेंस, ट्रेड और इकोनॉमिक पावर की दुनिया में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? सिंगापुर से। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टाइज कितने मजबूत हो रहे हैं। और ये सिर्फ एफडीआई की बात नहीं है। 2025 में सिंगापुर को दुनिया की फ्रीएस्ट इकोनॉमी का खिताब मिला। डीबीएस बैंक बना एशिया का सबसे सेफ बैंक और हमारे एसबीआई को मिला बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड। ये सब मिलकर एशिया में इकोनॉमिक लीडरशिप की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। भारत भी पीछे नहीं है, वो भी अपना ग्लोबल फुटप्रिंट तेजी से बढ़ा रहा है। कैसे? मलेशिया में अपनी पहली फॉरेन डिफेंस यूनिट खोलकर और यूएई में पहला इनोवेशन सेंटर शुरू करके। इन कदमों से भारत वर्ल्ड स्टेज पर अपनी मौजूदगी और भी दमदार बना रहा है। तो अब आखिर में बात करते हैं सोसाइटी की। देखते हैं पब्लिक हेल्थ, हैप्पीनेस और लीडरशिप में क्या नए माइलस्टोन्स बने हैं जो हमारे बदलते ग्लोबल वैल्यूज को दिखाते हैं। 2025 सोशल प्रोग्रेस के लिहाज से भी काफी अहम रहा। 17 नवंबर को पहली बार वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे मनाया गया। फिनलैंड एक बार फिर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना और एक बहुत बड़ी कामयाबी ये रही कि अर्जेंटीना हंगर फ्री हो गया। ग्लोबल लीडरशिप की बात करें तो 2025 का वर्ल्ड लीडर अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। और ये अवार्ड क्यों मिला? विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए उनके योगदान को देखते हुए। साल 2025 में हमें कुछ बिल्कुल अलग तरह के एकदम ऑपोजिट ग्लोबल इवेंट्स भी देखने को मिली। एक तरफ देखिए उरुग्वे, जो इजराइल पर बैन लगाने वाला पहला अमेरिकी देश बना, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कैलिफोर्निया ने दिवाली को ऑफिशियल स्टेट हॉलिडे घोषित कर दिया, जो कल्चरल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो कुल मिलाकर 2025 इनोवेशन, पॉलिसी चेंजेस और सोशल प्रोग्रेस का साल रहा। ये सारे माइलस्टोन्स आने वाले कल के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सभी ब्रेकथ्रूज के बाद कल का वो अगला बड़ा ब्रेकथ्रू क्या होगा? वो कौन सी चीज होगी जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल कर रख देगी? भविष्य कैसा होगा, ये सवाल हम सब सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि भविष्य पहले से ही यहाँ है। आज हम कुछ ऐसी ही पयोली तकनीकी उपलब्धियों पर नजर डालेंगे जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का कल तय कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पहली बार हो रही तकनीकी चीजें हैं, ये हमें भविष्य के बारे में क्या बताती हैं? देखिए, अकेले में तो ये सब बहुत प्रभावशाली उपलब्धियां हैं, पर जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो इनोवेशन की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसमान की। देखते हैं कि कैसे भारत एरोस्पेस और ड्रोन टेक्नोलॉजी में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। एक जमाना था जब स्पेस में जाना सिर्फ सरकारों का काम होता था, लेकिन अब प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च जैसी चीजें आ गई हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां भी अब अपने सैटेलाइट्स या दूसरे पेलोड धरती के ऑर्बिट में भेज सकती हैं। सोचिए, इससे कॉमर्स और इनोवेशन के लिए स्पेस में कितने नए रास्ते खुल जाते हैं। और इसी की एक मिसाल है विक्रम-1। ये जो रॉकेट है जिसे स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है, ये सिर्फ मेटल का एक ढांचा नहीं है, ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, साथ ही देश का पहला प्राइवेट कॉमर्शियल रॉकेट भी। ये भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए एक नए दौर की शुरुआत है वाकई। अच्छा, स्पेस से थोड़ा नीचे आते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो जैसे क्रांति ही चल रही है। एक तरफ है इंद्रजाल, जो एआई की मदद से चलने वाला पहला एंटी ड्रोन व्हीकल है, मतलब हमारे आसमान को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरी तरफ लखनऊ में देश की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब खुल गई है, जो क्राइम सॉल्व करने में मदद करेगी। और तो और आंध्र प्रदेश में देश का पहला ड्रोन सिटी बसाया जा रहा है। ये तीनों चीजें मिलकर दिखाती हैं कि कैसे डिफेंस, कानून और शहरी प्लानिंग, हर जगह ड्रोन का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अब आसमान से उतरकर डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या नया हो रहा है। यहाँ इनोवेशन सिर्फ बड़े लेवल पर नहीं बल्कि स्टेट लेवल पर भी हो रहा है, और ये हमारी कनेक्टिविटी को भी बदल रहा है।
ये देखना बड़ा मजेदार है कि कैसे अलग-अलग राज्य टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे गुजरात, जो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला राज्य बना, इससे हेल्थ केयर में क्रांति आ सकती है। वहीं महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो। और कर्नाटक, वो तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाने वाला पहला राज्य था जिसने शहरी विकास की परिभाषा ही बदल दी। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर है, 7। क्या हो सकता है ये? ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी छलांग की तरफ इशारा कर रहा है। कोई अंदाजा? तो ये है वाईफाई 7। और दिलचस्प बात यह है कि ओमान का एयरपोर्ट दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो इस सुपरफास्ट टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। ये दिखाता है कि बेहतर कनेक्टिविटी की ये दौड़ सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इनोवेशंस की जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो इनोवेशंस जो मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। ये कहानी है उम्मीद की, जो हमें विज्ञान से मिलती है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी सिकल सेल डिजीज, जो एक जेनेटिक बीमारी है। फिर CSIR IGB के साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू किया, बिरसा 101 नाम की एक जीन थेरेपी। और इसका असर ये दुनिया में पहली बार हुआ है और इसने अनगिनत लोगों को एक नई उम्मीद दी है। हेल्थ सेक्टर में एक और बड़ी कामयाबी है नेपेथ्रोमाइसिन। ये भारत की पहली स्वदेशी यानी यहीं बनी हुई एंटीबायोटिक है। अब सोचिए, आज के समय में जब बैक्टीरिया दवाइयों पर भी बेअसर होते जा रहे हैं, जिन्हें हम ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं, तब इस तरह का इनोवेशन कितना जरूरी है। ये सचमुच जिंदगी बचाने वाला काम है। हाँ, पर एक बात तो साफ है, ये सारे इनोवेशंस तभी मुमकिन हैं जब इन्हें पावर देने के लिए एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो चलिए अब जरा उन फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं जो हमारे भविष्य को एनर्जी देंगी। एनर्जी बनाने के 2 बिल्कुल नए और जबरदस्त तरीके देखिए। एक तरफ आंध्र प्रदेश है जो धरती की गर्मी का इस्तेमाल कर रहा है भारत के सबसे बड़े जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ। वहीं दूसरी तरफ चीन एक नया न्यूक्लियर दौर शुरू कर रहा है। वो थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल में बदलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो अलग अलग फर्स्ट्स हमने देखे, ये कैसे एक बड़ी ग्लोबल इनोवेशन की लहर का हिस्सा हैं। ये हमें आने वाले कल की एक झलक दे रहे हैं। एक लेखक है विलियम गिब्सन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, भविष्य तो यही है, बस वो हर जगह बराबर बटा हुआ नहीं है। आज हमने जिन फर्स्ट्स की बात की वो ठीक उसी भविष्य की झलकियां हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में अब दिखाई देने लगी हैं। ये चार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। हमने जिन 14 पहलुओं की बात की उनमें से 11 भारत से हैं। ये साफ दिखाता है कि इनोवेशन के मामले में भारत कैसे दुनिया को लीड कर रहा है। और अब एक ऐसी बात जो शायद सोचने पे मजबूर कर दे, इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, सरकार चलाने के तरीके में भी हो रहा है। अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI बेस्ड मंत्री नियुक्त किया है। सोचिए जरा, यह हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि भविष्य में सरकारें कैसे काम करेंगी। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तेजी से इनोवेशन बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा फर्स्ट हमारी दुनिया को सबसे ज्यादा बदलेगा? प्राइवेट स्पेस ट्रैवल, जीन थेरेपी या फिर एक AI मंत्री? भविष्य का कैनवस तैयार है और ये सारी चीजें उस पर रंग भर रही हैं। नमस्ते। आजकल भारत में पर्यावरण को लेकर ना कुछ बहुत ही कमाल की और रोमांचक चीजें हो रही हैं। तो आज हम इन्हीं सफलताओं के बारे में गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 4 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में पहली बार क्या-क्या नया हो रहा है। फिर हम जानेंगे कि राज्य अपने स्तर पर क्या कदम उठा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है और आखिर में हम मिलेंगे उन हीरोज से जो इस बदलाव को असलियत में मुमकिन बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शानदार प्रोजेक्ट्स की जो हमारे देश में पहली बार हो रहे हैं और वाकई में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, देखें कौन अंदाजा लगा पाता है। भारत की पहली चीता सफारी, ये ऐतिहासिक कदम कहाँ उठाया जा रहा है? और जवाब है मध्य प्रदेश। जी हाँ, और देखिए ये सिर्फ एक सफारी नहीं है, ये वन्य जीव संरक्षण की दुनिया में भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? कि अब हमारे संरक्षण के काम भी सस्टेनेबल एनर्जी से जुड़ रहे हैं। बनेरघट्टा वाइल्ड लाइफ पार्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो पूरी तरह से सोलर पावर पर चलकर एक नई राह दिखा रहा है। अच्छा, इनोवेशन की बात करें तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर देश की पहली बांस यानी बैम्बू पर आधारित बायो रिफाइनरी शुरू की गई है। ये दिखाता है कि कैसे एकेडमिक पार्टनरशिप से कमाल के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तमिलनाडु में भी एक बहुत ही खास पहल हुई है। वहां हॉर्नबिल पक्षी के लिए भारत का पहला स्पेशल कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है। ये एक शानदार मिसाल है कि कैसे हम किसी एक खास प्रजाति को बचाने के लिए इतने फोकस्ड एफर्ट्स कर रहे हैं। तो एक नज़र डालें तो मध्य प्रदेश में चीता सफारी, बनेरघट्टा का सोलर जू, असम की बैम्बू बायो रिफाइनरी, तमिलनाडु का हॉर्नबिल सेंटर और JSW एनर्जी का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये सब मिलकर क्या दिखा रहे हैं? यही कि पूरे भारत में पर्यावरण को लेकर एक जबरदस्त पॉजिटिव लहर चल रही है। तो ये तो हुई वो बातें जो देश में पहली बार हो रही हैं। अब जरा देखते हैं कि अलग अलग राज्य अपने लेवल पर क्या कमाल कर रहे हैं, जहां पॉलिसी असल में एक्शन में बदल रही है। ये जो रकम स्क्रीन पर है, 1 करोड़ रुपए, ये कर्नाटक सरकार का स्पेशल बजट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। सोचिए, ये दिखाता है कि राज्य इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है और इसके लिए पैसे लगाने को भी तैयार है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये दुनिया भर के सबसे साफ सुथरे, सुरक्षित और बेस्ट बीचेस को मिलने वाला एक सम्मान है, एक तरह का इको लेबल है ये। और जानते हैं गर्व की बात क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये बहुत बड़ी छलांग है। मतलब हमारे बीचेस अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हो गए हैं। अब जरा केरल की बात करते हैं, जिसने एक कानूनी इतिहास रच दिया है। वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव के लिए बिल पास किया है। इसका सीधा मतलब है जानवरों के लिए और भी मजबूत कानूनी सुरक्षा। तो चलिए अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि भारत इन सब कोशिशों के साथ दुनिया में कहाँ खड़ा है। तो देखिए, एक तरफ भारत 2025 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेयर की मेज़बानी कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में भी गजब के इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे पलाओ में दुनिया का पहला अंडर वाटर इंटरव्यू हुआ या फिलीपींस में कोरल बायोबैंक बना। मतलब साफ है, पर्यावरण को बचाने की ये लड़ाई ग्लोबल है और हर कोई अपने तरीके से योगदान दे रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की, उन चैंपियंस की, जिनकी वजह से ये सारा बदलाव मुमकिन हो पा रहा है। तो स्क्रीन पर देखिए कुछ ऐसे ही हमारे हीरोज के नाम। सुप्रिया साहू कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए, सोनम वांगचुक क्लाइमेट इनोवेशन के लिए और सहज समृद्ध नाम का संगठन पर्यावरण की रक्षा के लिए। ये नाम बस नाम नहीं है, ये अपने आप में एक मिसाल हैं। सुप्रिया साहू, जिन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का खिताब मिला, उनकी एक बात दिल को छू जाती है। वो कहती हैं कि कंजर्वेशन में लीडरशिप सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है, बल्कि सबको एक साथ लाना है, एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना है। कितनी गहरी बात है। और सोनम वांगचुक, इनका नाम तो कई लोगों ने सुना होगा। इन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली क्लाइमेट लीडर्स में शामिल किया है। ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहचान है जो इनके काम को मिली है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और आखिर में बात करते हैं सहज समृद्ध संगठन की। इन्हें पर्यावरण की रक्षा में इनके शानदार काम के लिए 8वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड से नवाजा गया है। ये दिखाता है कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले संगठनों का कितना बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमने इतनी सारे उपलब्धियों की बात की, इतने सारे इनोवेशंस, इतने सारे हीरोज। अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से वो कौन सी एक चीज़ है जो हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा उम्मीद जगाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगले 5 साल खेल की दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। नए हीरो सामने आएंगे, कई रिकॉर्ड टूटेंगे और कुछ खेल तो शायद हमेशा के लिए बदल जाएंगे। तो चलिए 2025 से 2030 तक के इस जबरदस्त सफर पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के दबदबे की, जानेंगे कि कौन से नए सितारे चमक रहे हैं और खेल के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो क्या कमाल कर रहे हैं। और हाँ, आखिर में हम भविष्य में भी झांकेंगे कि भारत कौन से बड़े खेल आयोजनों को होस्ट करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं उस खेल से जिसकी धड़कन करोड़ों दिलों में बसती है, क्रिकेट। चलिए देखते हैं कि मैदान पर हाल की जीतें और आने वाली लीडरशिप, ये सब क्या कहानी कह रही हैं।
देखिए 2026 में T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होने वाला है। तैयारियां जोरों पर हैं, माहौल बन रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके मन में घूम रहा है। इस मेगा टूर्नामेंट का चेहरा आखिर होगा कौन? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि अपने हिटमैन रोहित शर्मा हैं। ये सम्मान असल में उनकी शानदार कप्तानी और इंडियन क्रिकेट में उनके कद को एक सलाम है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 2025 में हमारी महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब इतिहास रच दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और नेपाल को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। सोचिए, ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये तो प्रेरणा की एक जीती जागती मिसाल है। और देखिए, मैदान के बाहर भी अच्छी खबर है। टीम को अपोलो टायर्स के रूप में एक नया टाइटल स्पॉन्सर मिला है, जो दिखाता है कि खेल पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। अच्छा, अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर उन जगहों पर चलते हैं जहां नए-नए चैंपियन अपनी पहचान बना रहे हैं, फिर चाहे वो कीबोर्ड पर हों या फिर जिम में पसीना बहा रहे हों। ई स्पोर्ट्स की दुनिया तो हम सब जानते हैं कितनी तेजी से बढ़ रही है, और अब इसमें एक सदियों पुराना खेल भी शामिल हो गया है, शतरंज। जी हाँ, अब डिजिटल चेस को एक ऑफिशियल ई स्पोर्ट का दर्जा मिल गया है। ये दिमागी खेल को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस नए युग का पहला ताज किसके सिर सजा और कौन हो सकता है? शतरंज के बेताज बादशाह मैग्नस कार्लसन। उनकी जीत ने इस नए फॉर्मेट को एक जबरदस्त किकस्टार्ट दिया है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी एक बिल्कुल नए खेल में इतिहास रचा गया है। अर्शी गुप्ता देश की पहली नेशनल क्रॉस फिटिंग चैंपियन बनी है। अरे ये खेल ताकत, सहन शक्ति और हिम्मत का असली टेस्ट है, और अर्शी की जीत ने तो भारत में इस खेल के लिए नए दरवाजे ही खोल दिए हैं। तो भारत के इन उभरते हुए सितारों से हटकर अब एक नजर डालते हैं उन ग्लोबल दिग्गजों पर, जो सालों से अपने खेल पर राज कर रहे हैं। फुटबॉल की दुनिया में एक नाम ऐसा है जो कामयाबी और पैसे दोनों का दूसरा नाम है, रियल मैड्रिड। उन्हें एक बार फिर दुनिया का सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। ये मैदान पर उनकी बादशाहत और उनकी ग्लोबल अपील का सीधा सीधा सबूत है। और क्रिकेट की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है। एक लेजेंड को सबसे बड़े सम्मानों में से एक मिला है। महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को उनके अविश्वसनीय करियर के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, यानी अब वो सर जेम्स एंडरसन हैं। तो इन सारी उपलब्धियों को देखने के बाद अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत अब सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं बना रहा, बल्कि एक बड़े स्पोर्ट्स होस्ट के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। आने वाले साल भारत के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। 2026 में क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर भारतीय जमीन पर खेला जाएगा, और फिर 2030 में दुनिया भर के एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद में इकट्ठा होंगे। ये दोनों इवेंट्स भारत को दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर और भी मजबूती से स्थापित कर देंगे। तो हमने देखा कि कैसे क्रिकेट में नया इतिहास लिखा जा रहा है, कैसे ई स्पोर्ट्स जैसे नए मैदान तैयार हो रहे हैं, और कैसे भारत एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सोचने वाली बात ये नहीं है कि कौन सी एक उपलब्धि सबसे बड़ी है, बल्कि असली सवाल तो ये है कि ये सभी मिलकर खेल के आने वाले कल को, उसके भविष्य को कैसे आकार देंगे। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।